दोस्तों एयरबस C295 एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया में बनने वाला पहला मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को असल में गुजरात में एयरबस और टाटा कंपनी के द्वारा ज्वाइंट वेंचर में बनाए गए एक प्लांट में निर्माण किया जाएगा और रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्टों को संपूर्ण रूप से भारत में ही निर्माण किया जाएगा। एक तरफ जहां पे इन एयरक्राफ्टों के द्वारा इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 56 एयरक्राफ्टों को खरीदा गया जिनमें 40 एयरक्राफ्ट भारत में बनेगा। तो दोस्तों वहीं पे अब खबर यह है कि 40 नहीं बल्कि करीबन और 100 ऐसे एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए बन सकता है जो कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के पुराने हो चुके AN-32 जैसे एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट प्रोग्राम में इस्तेमाल हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सच में AN-32 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए 100 के आसपास C295 एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जाएगा और दोस्तों क्या C295 जैसे एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के AN-32 जैसे एयरक्राफ्टों के जगह को भर सकेगा। तो डिटेल में इस विषय के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्टों में इंडियन एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिया गया जानकारी का हवाला देते हुए बताया जा रहा है कि शायद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और अतिरिक्त मात्रा में C295 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े के लिए खरीदा जाए। और दोस्तों ये खरीदारी ऐसे ही नहीं होगा बल्कि इंडियन एयरफोर्स के पुराने हो चुके सोवियत जमाने के AN-32 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए होगा। दोस्तों आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स में 90 से भी अधिक AN-32 जैसे एयरक्राफ्ट है जो एक तरीके से देखा जाए तो काफी बड़ा संख्या होता है और एक तरीके से इस कारण इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के वर्कहॉर्स के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि हाल फिलहाल में इन एयरक्राफ्टों में से कुछ एयरक्राफ्टों को यूक्रेन में अपग्रेड करने के एक प्रोजेक्ट को भी रन किया गया था, लेकिन यूक्रेन और रशिया के लड़ाई के बाद ये अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट किस तरीके से आगे बढ़ेगा या आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है इसका कोई खबर नहीं। पर दोस्तों यूक्रेन और रशिया के ये लड़ाई है ये एक तरीके से सोवियत जमाने के हथियारों के अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट के ऊपर काफी असर डाला है, चाहे वो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट हो या फिर इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट हो। और मेरा मानना यह है कि इसे देखते हुए अब से ही AN-32 जैसे एयरक्राफ्टों के अगर रिप्लेसमेंट के प्लान को आगे बढ़ाया जा रहा है तो ये एक बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है। आपके जानकारी के लिए दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि इससे पहले भी AN-32 एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट को लेकर एक सोच विचार किया गया था, जहां पे बताया यह भी जाता है कि यूक्रेन की तरफ से ही उस ऑफर के अंतर्गत अपने AN-132 जैसे एयरक्राफ्ट और कुछ अन्य एयरक्राफ्टों का भी ऑफर किया गया था। इवन रशिया की तरफ से भी हल्के वजन के और मध्यम वजन के एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया था। पर C295 एयरक्राफ्टों के भारत में प्रोडक्शन शुरू होने के बाद इस जगह को भरने के लिए C295 एयरक्राफ्ट एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये भी मध्यम वजन के एयरक्राफ्ट है जो 5 से 10 टन के पेलोड को कैरी करने में सक्षम है और AN-32 एयरक्राफ्ट भी उसी दरमियान का एयरक्राफ्ट है और इतना ही पेलोड को कैरी कर सकता है। ऊपर से दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये भारत में संपूर्ण रूप से बन रहा है तो एयरक्राफ्टों को और अतिरिक्त मात्रा में बनाना भी आसान होगा और एक तरीके से कहे तो भारत में प्लांट में अगर इन एयरक्राफ्टों को बनाया जाता है तो ये एयरक्राफ्टों के इकोसिस्टम को भी मजबूत करेगा और साथ ही साथ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को और बढ़ावा देगा। वहीं पे दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो AN-32 जैसे एयरक्राफ्टों के जो रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट है रिपोर्ट के मुताबिक ये साल 2030 के बाद से शुरू होगा। मतलब इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के AN-32 एयरक्राफ्टों को साल 2030 के बाद से रिप्लेस करना चाहता है और इसके साथ साथ अगर C295 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन भी साल 2032 के आसपास समाप्त होगा। मतलब दोनों टाइमलाइन के बीच में एक बेहतरीन मैच भी है और अगर AN-32 एयरक्राफ्टों के जगह भरने के लिए C295 एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल किया जाता है तो प्रोडक्शन में भी किसी तरीके का कोई भी असर नहीं पड़ेगा और जिस तरीके से एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन चल रहा है उस तरीके से प्रोडक्शन को बरकरार रखा जा सकेगा और साथ ही साथ AN-32 एयरक्राफ्टों के जगह को भी धीरे धीरे करके भरा जा सकेगा। तो फिलहाल अगर C295 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को देखा जाए तो 56 एयरक्राफ्टों को इंडिया के द्वारा एयरबस कंपनी से खरीदा गया है और ये जो एयरक्राफ्ट है ये दो तरीके से इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होगा, जिनमें पहला 16 एयरक्राफ्ट डायरेक्टली स्पेन के एयरबस फैसिलिटी से बन के इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा तो वहीं पे बाकी 40 एयरक्राफ्ट संपूर्ण रूप से इंडिया में एयरबस टाटा के इस फैसिलिटी में बनेगा। और दोस्तों यहाँ पे विदेश से कंपोनेंटों को लाके असेंबल नहीं किया जाएगा बल्कि सप्लाई चेन भी भारत का होगा और कई सारे इंडिजीनियस इक्विपमेंटों को भी यहीं पे ही बनाया जाएगा और साथ ही साथ उन इक्विपमेंटों का भी इस्तेमाल इन एयरक्राफ्टों में होगा तो वहीं पे एयरक्राफ्टों के बाकी पार्ट्स भी इस प्लांट में बनेगा। दोस्तों 40 एयरक्राफ्टों को इस प्लांट में जहां पे बनाना है तो वहीं पे खबर ये भी है कि शायद कोस्ट गार्ड के लिए भी 6 मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जाए जो कोस्ट गार्ड का एक स्पेसिफिक वर्जन होगा और इनमें बदलाव का काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से किया जाएगा। खबर तो ये भी है कि कोस्ट गार्ड के अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से भी अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए कुछ एयरक्राफ्ट खरीदा जाए। मतलब एटलीस्ट अभी तो फिलहाल 40 से अधिक एयरक्राफ्टों के बनने का संभावनाएं हैं। और दोस्तों वहीं पे मेरा मानना यह भी है कि केवल मात्र अगर 40 एयरक्राफ्ट का जरूरत होता तो इंडिया की तरफ से कभी भी इतने बड़े प्लांट को इतने बड़े स्तर पे नहीं बनाया जाता और केवल 8 से 10 साल तक इस प्लांट को चला के बंद करने का इरादा फिलहाल तो नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ ये भी खबर है कि टाटा ग्रुप की तरफ से इसके सिविलियन वर्जन को बनाने का भी प्रपोज रखा गया है जो एक तरीके से इंडिया के उड़ान स्कीम के अंतर्गत इस्तेमाल हो सकेगा। हालांकि इसका भी कोई डिटेल
नहीं है और संभावित पहला C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के निर्माण के बाद ही ऐसे सिविलियन वेरिएंट के बारे में कोई जानकारी मिले। पर दोस्तों ये तो एटलीस्ट लग रहा है कि 40 एयरक्राफ्टों से अतिरिक्त एयरक्राफ्ट ही इस प्लांट में बनेगा, चाहे वो AN-32 के रिप्लेसमेंट के लिए बने, सिविलियन वर्जन के लिए बने या फिर इंडियन एयरफोर्स के अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बने। दोस्तों अब चलिए थोड़ा जानते हैं C295 एयरक्राफ्ट और AN-32 एयरक्राफ्टों के बारे में और ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या C295 AN-32 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने में सक्षम है। दोस्तों C295 हो या फिर AN-32 एयरक्राफ्ट हो, दोनों ही मीडियम कैटेगरी के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। यहाँ पे C295 एयरक्राफ्ट को EADS CASA एयरबस डिफेंस एंड स्पेस जैसे कंपनी के तरफ से डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। वहीं पे इंडोनेशिया में भी इन एयरक्राफ्टों का मैन्युफैक्चरिंग होता है और अब टाटा भारत में इसका मैन्युफैक्चरिंग करेगा। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को 28 नवंबर 1997 में पहली बार उड़ान भराया गया था और साल 2001 में इसे सर्विस में लाया गया है। 1997 से लेकर अब तक ऐसे 200 एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा चुका है, जिसका इस्तेमाल 33 अलग अलग देशों के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पे AN-32 एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो इसे सोवियत यूनियन के जमाने में बनाया गया और इसके मैन्युफैक्चरिंग का काम और मेंटेनेंस का काम फिलहाल यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है और यूक्रेन के एंटोनोव ग्रुप ही इसका डिजाइन और डेवलप किया था। एयरक्राफ्ट ने अपना फर्स्ट फ्लाइट 9 जुलाई 1976 में भरा था और 1982 से लेकर अब तक करीबन 373 ऐसे एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा चुका है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल फिलहाल 11 देशों के द्वारा किया जा रहा है, जबकि 10 ऐसे देश भी है जो इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके इन्हें अब तक रिटायर कर चुका है। दोस्तों दोनों एयरक्राफ्टों के अगर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो C295 एयरक्राफ्टों को फ्लाई करने के लिए 2 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है। उसका कैपेसिटी 73 ट्रूप्स या फिर कहे तो 48 पैराट्रूपर्स या 12 स्ट्रेचर का है। एयरक्राफ्ट करीबन 7050 किलोग्राम के नॉर्मल पेलोड से लेकर 9250 किलोग्राम के ओवरलोडेड पेलोड को कैरी कर सकता है। AN-32 एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो इसे फ्लाई करने के लिए 4 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है और ये 42 पैराट्रूपर्स या फिर 50 पैसेंजर या 24 कैजुअलिटीज को स्ट्रेचर के साथ कैरी कर सकता है। उसके मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी 6700 किलोग्राम है। मतलब दोस्तों ट्रूप्स और पेलोड कैपेसिटी में C295 एयरक्राफ्ट AN-32 से आगे है। एयरक्राफ्ट के अगर आकार को देखा जाए तो C295 एयरक्राफ्ट के लंबाई करीबन 24.46 मीटर मतलब 80 फीट 3 इंच, विंग स्पैन 25.81 मीटर मतलब 84 फीट 8 इंच और हाइट करीबन 8.66 मीटर मतलब 28 फीट 5 इंच है। विंग एरिया 59 स्क्वायर मीटर मतलब 640 स्क्वायर फीट के आसपास है। तो वहीं पे AN-32 एयरक्राफ्ट के अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई 23.78 मीटर मतलब 78 फीट, विंग स्पैन 29.2 मीटर मतलब 95 फीट 10 इंच और हाइट करीबन 8.75 मीटर मतलब 28 फीट 8 इंच है। तो वहीं पे इसका विंग एरिया 75 मीटर स्क्वायर मतलब 810 स्क्वायर फीट है। तो दोनों एयरक्राफ्ट की आकार में लगभग एक ही बराबर है, लेकिन AN-32 एयरक्राफ्ट के विंग एरिया C295 से अधिक है। एयरक्राफ्ट के अगर वजन को देखा जाए तो C295 एयरक्राफ्ट के नॉर्मल मैक्सिमम टेक ऑफ वेट क्षमता करीब 21,000 किलोग्राम है और ओवरलोडेड कंडीशन में इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट क्षमता 23,200 किलोग्राम है। नॉर्मल इसके लैंडिंग वेट करीबन 20,700 किलोग्राम है, तो वहीं पे ओवरलोड कंडीशन में यही लैंडिंग वेट 23,200 किलोग्राम है। नॉर्मली ये जो एयरक्राफ्ट है इसके फ्यूल कैपेसिटी 7,650 लीटर के आसपास है। वहीं पे AN-32 एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो इसके एम्प्टी वेट करीबन 16,800 किलोग्राम, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब 27,000 किलोग्राम है। मतलब AN-32 एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैटेगरी C295 से थोड़ा अधिक है। एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले इंजन को अगर देखा जाए तो C295 में 2 प्रेटी विटनी कैनेडा PW127G टर्बोप्रॉप इंजन का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता करीबन 1972 किलोवाट है या फिर कहे तो 2644 हॉर्स पावर है। जबकि वहीं पे AN-32 एयरक्राफ्ट में 2 AL-20DM टर्बोप्रॉप इंजन का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता 3812 किलोवाट या फिर कहे तो 5112 हॉर्स पावर है। मतलब AN-32 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला इंजन अधिक क्षमताशाली या फिर कहे तो अधिक ताकतवर इंजन है। दोस्तों एयरक्राफ्टों के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो C295 एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम स्पीड करीब 482 किलोमीटर पर आवर है, तो वहीं पे इसका रेंज 1555 किलोमीटर है। एयरक्राफ्ट के फेरी रेंज करीबन 5000 किलोमीटर और सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता 4125 मीटर या फिर कहे तो 13,533 फीट है। हालांकि बताया जाता है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये एब्सोल्यूट सीलिंग में करीबन 9,145 मीटर मतलब 33,000 फीट से ऊंचाई में जा सकता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के लिए 844 मीटर से लेकर 934 मीटर के रनवे का आवश्यकता होता है, जबकि लैंडिंग के लिए ये केवल मात्र 420 मीटर के लैंडिंग स्ट्रिप के ऊपर लैंड कर सकता है। इवन ये अनप्रिपेयर्ड और सेमी प्रिपेयर्ड एयरवेज में भी ऑपरेट कर सकता है। AN-32 एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो इसके मैक्सिमम स्पीड करीबन 530 किलोमीटर पर आवर है, क्रूजर स्पीड 470 किलोमीटर पर आवर है और रेंज करीबन 2500 किलोमीटर है। वहीं पे सर्विस सीलिंग करीबन 9500 मीटर है। मतलब दोस्तों एक तरीके से अगर देखा जाए तो स्पीड के मामले में जहां पे AN-32 आगे है, तो वहीं पे रेंज के मामले में C295 आगे है और सर्विस सीलिंग लगभग दोनों एयरक्राफ्टों के एक ही बराबर है। पर दोस्तों दोनों एयरक्राफ्टों में जो सबसे
सबसे अधिक अंतर है वो है एयरक्राफ्टों के सर्विसिबिलिटी। AN-32 एयरक्राफ्ट सर्विसिबिलिटी के मामले में काफी कमजोर है और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के कमजोर होने के पीछे मेन कारण है सोवियत यूनियन के जमाने में बने हुए ये जो एयरक्राफ्ट है, ये सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया यूक्रेन में डिवाइड हो गया। हालांकि यूक्रेन को एंटोनोव कंपनी मिला है, लेकिन एंटोनोव कंपनी को सोवियत यूनियन के जमाने में जिस तरीके से ऑपरेट किया जाता था उस तरीके से ऑपरेट करने का क्षमता यूक्रेन के पास नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों C295 एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो ये AN-32 जैसे प्लेटफॉर्म को रिप्लेस करने के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।